ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में हम पहले बोले थे क्या रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। अगर हम बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन पर अगर हम डालते हैं X2 और साथ में एज अ कैटलिस्ट हम डालते हैं FeX3 और लाइक AlCl3 या फिर BF3, तो यहां पर हमारा बन जाता है अच्छा। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन F2 greater than Cl2 greater than Br2 greater than I2। इस तरीके से हम जो हैलोजिनेट करते हैं वो केवल दो का ही करते हैं, Cl2 और Br2। F2 और I2 का हम इस तरीके से हैलोजिनेशन जो है उसको हम हमेशा अवॉइड करते हैं, ठीक है, राइट। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमें मालूम ही है क्या होता है। यहां पर प्रॉपर हमारे पास X+ जो है वो बनता है और X+ बनने के बाद हमारा वो X+ पे बेंजीन आके अटैक करता है और फिर हमारे पास बन जाता है हैलोबेंजीन। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई भी CH3 लगा हुआ है ऑलरेडी और इस पर मैं लगाता हूं Cl2 FeCl3, तो ये वाले केस पर हम जानते हैं जो CH3Cl ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनता है मेजर और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज अ माइनर। लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा बल्कि ग्रुप हो, यानी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं मिथाइल के बदले यहां पर इथाइल भी लगा दूं और सिमिलर रिएक्शन में करवाऊं, तो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर जो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट है वो हमारा बन जाता है मेजर और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो हमारा बन जाता है माइनर, ठीक है। सो मोर बल्कि दी alkyl group, more bulky the alkyl group, lesser is the ortho-para ratio। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारा बल्कि होगा, हमारा ऑर्थो-पैरा रेशियो जो है वो उतना ही कम होता रहेगा। अच्छा, ध्यान देना, आयोडीनेशन cannot be done directly in this method। क्योंकि I2 का जो हमारा टेंडेंसी है FeX3 में अटैक करने का वो हमारा बहुत ही ज्यादा कम होने के कारण आयोडीनेशन अगर हम करवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम इस तरीके से जो है वो हम नहीं करवा सकते हैं। तो फॉर आयोडीनेशन वी यूज
या तो HI प्लस HNO3 या फिर I2 प्लस HiO3। इन दोनों में से कोई भी एक चीज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हमारा आयोडीनेशन हो पाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है, HNO3 and HiO3 are oxidizing agents which gives I plus. HNO3 and HiO3 are an oxidizing agent which gives I plus। ठीक है, लेकिन आयोडीनेशन के साथ और एक मेजर इश्यू है। आयोडीनेशन is a reversible reaction, hence it is avoided। आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण हम लोग ये वाली चीज को यहां पर कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। अच्छा, हैलोजिनेशन का मेन रिएक्शन क्या है, अब उसके ऊपर ध्यान दो। दैट इज रिएक्शन विथ फिनॉल एंड एनिलीन। अच्छा, फिनॉल और एनिलीन का नाम आते ही इतना तो समझ में आ गया होगा, जो वी कैन नॉट यूज X2 प्लस FeX3, जो हम लोग को फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर मान लो तुम FeX3 डाल दिए, फिर फिनॉल का जो ऑक्सीजन है वो खुद Fe का वैकेंट ऑर्बिटल पे करेगा अटैक और एडक्ट बना के बैठ जाएगा, और एडक्ट बना के बैठ जाने के कारण नो फर्दर रिएक्शन, आगे कोई भी रिएक्शन जो है वो हमारा नहीं हो पाएगा। इस कारण पे हम लोग FeX3 या फिर AlCl3 इस प्रकार का कोई भी चीजों का इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फॉर फिनॉल एंड एनिलीन we use bromine water। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली बात है, हम एक चीज जानते ही हैं, हमें Br प्लस ही तो चाहिए, तो Br2 प्लस वाटर, ये हम जानते हैं ब्रोमोनियम आयन तो हमारा देता ही देता है। वाटर जो है वो ब्रोमीन को हमारा इलेक्ट्रोलाइटिकली क्लीव करता है एज अ Br प्लस एंड Br माइनस। तो हमें Br प्लस बनाना ही तो था, वो FeX3 बना पाए या वाटर बना पाए उससे हमें फर्क क्या पड़ता है, यहां पर ब्रोमोनियम आयन हमारा एनी हाउ बन जाएगा। नाउ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट, electron density in the ring is very high।
इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है जो ये वाला रिएक्शन को कंट्रोल करना ही प्रैक्टिकली हमारा असंभव बन जाता है। तो नो कंट्रोल ओवर द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, यानी मोनोब्रोमिनेशन इस तरीके से संभव ही नहीं है। अगर फिनॉल पर मैंने ब्रोमीन वाटर डाला तो सबको चीरते फाड़ते ये सीधा ट्राइब्रोमोफिनॉल पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑर्थो और पैरा पे तीनों के तीनों Br जो है वो हमारा लग जाएगा। यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ना केवल फिनॉल के केस में, अगर सिमिलर तरीके से मैं एनिलीन लेता हूं और इस पर भी मैं डालता हूं ब्रोमीन वाटर, तो यहां पर भी तीनों जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमारा Br लग जाएगा। मोनोब्रोमिनेशन तुम इस तरीके से तो किसी भी हालात पर कर ही नहीं सकते हो। यहां पर ट्राइब्रोमिनेशन होगा ही होगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे टू स्टॉप इट। तो अगर हमें मोनोब्रोमिनेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टू अचीव मोनोब्रोमिनेशन, देखो दो तरीका है। क्या? एक तो सबसे पहला प्रोटेक्शन। तो बेस्ट तरीका जो है वो है प्रोटेक्शन करवा लो। अच्छा, प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? फिनॉल पे अगर फिनॉल का प्रोटेक्शन करवाना है तो यूज कर दो RCOCl और साथ में डाल दो पिरिडीन। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? OC डबल बॉन्ड R। ना इस पर मेन फायदा यह है, जो ये हमारा फिनोलिक ऑक्सीजन का एक्टिविटी को सब्सटेंशियल अमाउंट पे रिड्यूस करेगा, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। एंड नाउ इस पर डालो तुम ब्रोमीन वाटर। OC डबल बॉन्ड R, यहां पर Br। ठीक है, ऑब्वियसली ऑर्थो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है तो यहां पर तो पैरा पे ही जाएगा। एंड उसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा फिनॉल और उसके पैरा पे Br। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। या फिर एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से तुम एनिलीन का भी प्रोटेक्शन करवा सकते हो। यहां पर पिरिडीन वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली RCOCl डाल दो।
NH C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। फिर इस पर डाल दो ब्रोमीन वाटर, और पैरा पे एक Br लग जाएगा। और फिर कर दो इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो पैरा ब्रोमोएनिलीन जो है वो इस तरीके से बच जाएगा। अच्छा, दूसरा हम एक और तरीका अपना सकते हैं, दैट इज द यूजिंग Br2 in non-polar solvent. Okay. अच्छा, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट डालते ही क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट reduces the rate of heterolytic cleavage of Br2। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो हमारा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ Br2 को जो है वो हमारा सब्सटेंशियली रिड्यूस करेगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br plus is reduced Br प्लस का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट पे वो रिड्यूस हो जाएगा, और तब हमारा मोनोब्रोमिनेशन जो है वो हमारा हो सकता है। तो फिनॉल पे अगर हम डालते हैं Br2 इन द सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड, वो अच्छा केवल इतना ही काफी नहीं है, टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना पड़ता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां पर भी मल्टी हैलोजिनेशन हो जाएगा। सो OH एंड यहां पर Br मेजर, ऑर्थो यहां पर मेजर बनता है, एंड OH Br दैट इज अ माइनर। या फिर सिमिलरली एनिलीन के केस पर भी अगर मैं डाल देता हूं Br2CH2 तो यहां पर भी हमें NH2Br मेजर प्लस ये हमारा माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाएगा। तो अगर हम Br2 को नॉन पोलर सॉल्वेंट पे इस्तेमाल करेंगे तो इन दैट केस हमें मोनोब्रोमिनेशन मिल सकता है। डायरेक्ट फिनॉल या एनिलीन पे ब्रोमीन वाटर डाल दो तो तीनों के तीनों Br जो है वो हमारा लग जाएगा। रोकने का तरीका दो ही है, या तो प्रोटेक्शन इस्तेमाल करो या तो Br2 को बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर में नॉन पोलर सॉल्वेंट पे डालो। इसके अलावा और कोई भी तरीका जो है वो हमारे पास नहीं होता है। हो गया?
ओके, इसी में अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीसल्फोनेशन। इन bromine water. Decarboxylation, desulfonation in bromine water. अच्छा, मान लो जो हमारे पास फिनॉल है उसके ऑर्थो या पैरा पर कोई एक मान लो CH लगा हुआ है। एक ही लगना जरूरी नहीं है, सारे ऑर्थो या पैरा पर भी लगा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर मैंने डाल दिया ब्रोमीन वाटर, तो अमेजिंगली यहां पर भी हमारा तीनों के तीनों Br लग जाता है और CO2 जो है वो हमारा उड़ जाता है। CO2 जो है वो हमारा उड़ जाता है। ठीक है, नाउ या फिर अगर मान लो CH के बदले SO3H भी हो, यहां पर अगर मैं ब्रोमीन वाटर डालूंगा तो यहां पर भी तीनों के तीनों Br जो है वो हमारा लग जाएगा और SO3 गैस जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा। तो ऊपर वाला स्टेप जो है, क्योंकि CO2 उड़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, और नीचे वाले रिएक्शन को हम बोलेंगे डीसल्फोनेशन। And similar reaction happens for aniline also. aniline के लिए भी हमें एग्जैक्टली सिमिलर रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब बेसिकली फंडा क्या हुआ, इफ एनी CH or SO3H is attached at ortho oblique para position, if any CH or SO3H is attached at the ortho or para position of OH या NH2, then during reaction with bromine water, CO2, SO3 will get released. ठीक है, ओके, तो कैसे हो रहा है ये वाला चीज, इसके ऊपर देखो। तो सबसे पहले अगर मान लो ये वाला कंपाउंड से मैं चालू कर रहा हूं, पहले ब्रोमीन वाटर डालने पर
दो Br लग जाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पहले दो Br तो लगा दो। ठीक है, नाउ एक फर्दर Br प्लस आया, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर अटैक किया, OH Br Br, यहां पर प्लस, यहां पे Br और यहां पर COOH, राइट। अच्छा, दिस इज कॉल्ड इप्सो अटैक। मैं एक बार तुम लोग को इप्सो सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा भी आगे। ये वाला अटैक का जो तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड द इप्सो अटैक। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो सब्सटेंशियली एसिडिक है, और बाजू वाले कार्बन का प्लस उसका एसिडिटी और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो देख लो, ये पूरा का पूरा कंसर्टेड स्टेप है। कंसर्टेड मतलब होता है एक साथ होना। ये वाटर का लोन पेयर ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच किया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर जंप किया, और ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप किया। नाउ दिस इज अ कंसर्टेड स्टेप, एंड जैसे ये जंप हो गया तो देख सकते हो साफ साफ, तो हमारे पास फिनॉल में 3 Br जो है वो लग गया है, और साथ में CO2 गैस जो है वो हमारा रिलीज हो गया है। साथ में CO2 गैस जो है वो हमारा रिलीज हो गया है। एनिलीन के लिए भी एग्जैक्टली सिमिलर होता है, तो दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। इस तरीके से हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, एंड द सिमिलर मैकेनिज्म हैपेंस फॉर डीसल्फोनेशन ऑल्सो। तो OH और यहां पर है SO3H, मैं पहले ब्रोमीन वाटर डालूंगा, तो पहले तो 2 Br हमारे पास लग जाएगा, और SO3H, and now when the further Br plus comes, ipso attack takes place, यानी ये वाला पाई बॉन्ड का यहां पर अटैक, यहां पर OH Br, यहां पे Br, और अब SO3H को ढंग से लिख दो। ये एनी हाउ स्ट्रांगली एसिडिक है, प्लस का प्रेजेंस और एसिडिटी को बढ़ाएगा, और जैसे ही एसिडिटी इंक्रीज करेगा यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर ये वाला हाइड्रोजन को ले गया, एंड दिस बॉन्ड जंप्स हियर एंड दिस बॉन्ड जंप्स हियर, तो हमारे पास बन जाएगा OH पे Br Br Br,
और साथ में SO3 गैस जो है वो हमारा रिलीज हो रहा है। तो इस तरीके से डीसल्फोनेशन भी हो सकता है। चाहे तीनों ऑर्थो और पैरा पे लगा हुआ हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, एक एक करके सारे उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा, और अल्टीमेटली ब्रोमीन वाटर डालने पर दोनों ऑर्थो और एक पैरा पर तीनों पोजीशन पे ही Br जो है वो हमारा लगने वाला है। और लास्ट एक लाइन लिख दे रहा हूं, सिमिलर मैकेनिज्म फॉर aniline. ओके